साढ़े 66 के ऊपर, साढ़े 66 के नीचे आपने कहा था शीत कटिबंध, ठंडा क्षेत्र है। ये शीत कटिबंध, कटिबंध का मतलब है क्षेत्र, यह भी शीत कटिबंध। हाँ, शीत कटिबंध या इसी को कहेंगे पोलर जोन, ठीक है। ये है आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये है उष्ण कटिबंध, 23.5 ऊपर 23.5 नीचे। इसको आप बनाए हैं, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका उपोष्ण है, ये उप उष्ण, उपोष्ण। और एक जो ये वाला क्षेत्र है, ये शीत और उष्ण दोनों है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 के ऊपर और 66.5 के इधर साउथ, दोनों तरफ शीत का ठंडा क्षेत्र है। 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, ये आपका गर्म क्षेत्र है। 23.5 से लेके 45 तक गर्मी है, कम है, उप उष्ण है। लेकिन जो 45 से लेके 66.5 है, ये ठंडा गर्म दोनों है, जैसे हम लोग हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा भूमध्य रेखा के पास होंगे तो गर्मी की अवधि बढ़ती है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ रहेंगे तो ठंडी बढ़ती है। जैसे हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है, और यहां पर जब हम कश्मीर तक पहुंचते हैं तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक रहता है। हम लोग यूपी वाले यहीं कहीं हैं, ये कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर, कर्क रेखा 23.5 पे है, ठीक है। अब हम लोगों ने हेडिंग बनाई थी देशांतर रेखाएं, इसी पे लिखे देशांतर रेखाएं। हम्म, फिर नीचे लिखिए अक्षांश रेखाएं। हाँ, देशांतर में लिखिए, देशांतर में अगला पॉइंट लिखिए, अक्षांश रेखाएं जहां जलवायु को व्यक्त करती हैं, अक्षांश रेखाएं जहां जलवायु को व्यक्त करती हैं, कॉमा, वहीं वहीं देशांतर रेखाएं, वहीं देशांतर रेखाएं समय को व्यक्त करती हैं। फिर नीचे प्रत्येक देशांतर, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। फिर नीचे, जैसे आपने हमको ये बताया था कि ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा जिसको बताए थे, तो भूमध्य रेखा के
ऊपर की ओर आपने उत्तरी बताया था, नीचे की ओर दक्षिणी बताया था। वैसे ही देशांतर रेखा में ये प्रधान देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर यही है। इसके जब दाहिनी तरफ हम जाते हैं तो ये पूर्वी देशांतर हो जाता है, और जब बाईं तरफ जाते हैं तो ये पश्चिमी देशांतर हो। जैसे भूमध्य रेखा में आपने कहा था कि ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश होगा, और नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश होगा। यही तो आप तय किए थे। वैसे इसका तय कर दीजिए, लिख दीजिए 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर, जबकि जबकि बाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। अब देखिए, हम पूरब वाले हैं, पूर्वी देशांतर में, और यूरोप और अमेरिका हमसे पश्चिम में है, इसलिए हम कहते हैं पश्चिम के देश। ये यहां है तो हम इनको कहते हैं पश्चिम के देश। हम पूरब वाले हैं, पूर्वी देशांतर पर हैं, पूर्वी गोलार्ध में है ये भारत। इसके इधर पूरब, इसके इधर पश्चिम, तो हम लोग पूरब वाले हैं, पूर्वी देशांतर पर हैं, पूर्वी गोलार्ध में है। ये पश्चिम वाले हैं, पश्चिमी देश के। लिखे कुल देशांतर रेखाएं, कुल देशांतर रेखाएं, कुल, हाँ टोटल, कुल देशांतर रेखाएं कितना लिखेंगे? ये है, ये पूरा एक चक्कर आप पृथ्वी को घुमा रहे हैं, वृत्त बन जा रहा है। तो वृत्त का अंतः कोण 360 डिग्री। एक गणित में भी सवाल पूछा है कि वृत्त के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री। वर्ग के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। तो वृत्त के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, तो 360 देशांतर हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं जी। इसमें कोई चूक नहीं करना है। जैसे उसमें आपने एक जोड़ा था, 90 ऊपर 90 नीचे और एक बीच वाली, यहां पर 180 इधर और 180 इधर, 360। लेकिन एक जब ये जुड़ती है, ये जीरो जब आप जोड़ते हैं एक, तो एक कैंसिल भी होती है। उस दिन आपने तय किया था 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों एक ही रेखाएं हैं। 180 डिग्री ईस्ट देशांतर और 180 डिग्री वेस्ट देशांतर दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, इसलिए 360 ही देशांतर रेखाएं हैं। और नीचे लिखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी
अपनी घूर्ण अपनी एक घूर्णन चक्कर अपनी एक घूर्णन चक्कर पूरा करने में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। पूरा करने में बराबर का चिन्ह 24 घंटे लेती है। 24 घंटे लेती है। 24 घंटे मत लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 24 गुणे 60 मिनट। एक ही बात है, जैसे आप 24 घंटे लिख रहे हैं, हम 24 गुणे 60 मिनट लिख दे रहे हैं। यानी एक चक्कर पूरा करेगी तो 24 गुणे 60 मिनट लगाती है। और उसके टोटल चक्कर करने में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। फिर नीचे लिखिए, नीचे 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 पॉइंट। एक चक्कर, एक घूर्णन चक्कर, लिखे एक घूर्णन चक्कर पूरा करने पर कुल बना कोण, कुल बना कोण, फिर वैसे नीचे वैसे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए जिससे आपको साफ साफ दिखता रहे 360 डिग्री। 360 डिग्री क्लियर है? अब इस और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए नोट लगा करके, या नोट लगा करके। एक सवाल यहां से पूछेगा हमसे, वो सवाल आसान रहता है, केवल इतना पूछते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है या पीछे है। तो आगे है ये तो हमको याद ही, हम पूरब में है तो आगे, पूरब वाले में से आगे रहते हैं 5.5 घंटे। वो अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है। ये सवाल हमसे वो पूछते हैं, या इसी को उन्होंने ऐसे पूछा है कि हमारे मानक समय से अंतरराष्ट्रीय मानक समय कितना पीछे है, तो 5.5 घंटे पीछे है। लेकिन अन्य अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि हमारे मानक समय से बांग्लादेश का मानक समय आगे है या पीछे है, तो आगे है, क्योंकि बांग्लादेश हमसे पूरब में है। जो भी जिससे पूरब में होगा उसका समय आगे होगा। सबसे पूरब में जो हमारा राज्य है हमारे देश का, वह है अरुणाचल प्रदेश। उसका नाम ही है अरुणाचल। इसीलिए सबसे पहले भारत के किसी राज्य की भूमि पर अगर सूर्य की किरण पड़ती है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। और देश के नाम पर अगर देखा जाए तो वह है जापान। इसीलिए जापान का पुराना नाम है निप्पन। निप्पन अभी आगे लिखेंगे हम लोग। निप्पन, निप्पन का मतलब होता है सूर्य उदय का देश। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वैसे जापानी भाषा में निप्पन का मतलब होता है सूर्य उदय का देश। सबसे पहले किसी बड़े देश में, द्वीपीय देश तो कई छोटे छोटे भी हैं, किसी बड़े देश पर जहां सूर्य की किरण आती है वह है जापान। इसीलिए एक सवाल हमसे पूछता है, आर्ट्स में ही पूछता है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे। इसीलिए इससे सवाल ये पूछते हैं। तो आपने हमें बताया क्या कि पृथ्वी अपना एक चक्कर जब लगा रही है तो समय ले रही है 24 गुणे 60 मिनट, या इसी को 24 घंटे लिखते हैं हम लोग। और जब एक चक्कर लगा रही है तो 360 डिग्री का कोण बना रही। क्यों बना रही है? क्योंकि ये नोट में लिखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के अंतःकोणों का योग, वृत्त के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। तथा तथा पृथ्वी अपने एक घूर्णन गति में, अपनी एक घूर्णन चक्कर में या गति में
हाँ, ये गति जो भी कहें, गति में वृत्त का निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है। अब जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ऐसे ही लिख दीजिए, चूंकि 360 डिग्री का कोण बनाने या बनने, जो भी लिखा है बनने में लगा समय बराबर कितना है, 24 × 60 मिनट। इसलिए 1 डिग्री का कोण बनाने में लगने वाला समय बराबर, चूंकि 360 डिग्री का कोण बनने में लगा समय बराबर 24 × 60 मिनट, इसलिए का चिन्ह तो आपको मजा आएगा उसमें। इसलिए 1 डिग्री का कोण बनने में लगा समय, 1 डिग्री का कोण बनने में लगा समय बराबर 24 × 60/360 मिनट। अब बड़े आराम से सब कट जाएगा। इस वाले शून्य से ये शून्य आप काट देंगे, 6 से 6 कम 6, 6 × 36 कर देंगे, फिर इस 6 से 6 चौक 24 कर देंगे, यानी कुल मिलाकर के 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। शून्य से शून्य काट दीजिए, 6 × 36 कर दीजिए, फिर इस 6 को 6 चौक 24 कर दीजिए, कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनाने में पृथ्वी ने जो समय लिया था 24 घंटे का, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, 24 × 60 मिनट कर दिया। अब उसी आधार पर पृथ्वी 1 डिग्री का चक्कर लगाने में कितना समय ले रही तय करने के लिए 24 × 60/360 करके 4 मिनट का, जो ऊपर बात आपने लिखा है ना कि 1 डिग्री देशांतर में समय का कितना अंतर आता है, तो 4 मिनट का अंतर आता है। लिख ले, वो लिख ही दिए ऊपर। देखिए, ग्रीनविच ये है, और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री आगे है। भारत ग्रीनविच टाइम से 82.5 डिग्री ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर है तो टाइम हमेशा बढ़ेगा, प्लस रहेगा। अगर दाहिनी तरफ कोई भी देश है तो हमेशा प्लस में रहेगा। जैसे पाकिस्तान हमसे पश्चिम में है तो हमसे आधे घंटे पीछे चलता है, और बांग्लादेश हमसे पूरब में है तो हमसे आधे घंटे आगे चलता है। जैसे अगर इस समय बज रहे हैं 8:15, तो बांग्लादेश में इस समय बज रहा होगा 8:45 मिनट, और पाकिस्तान में इस समय बज रहा होगा 7:45 मिनट। और हमसे आप कहिए कि लंदन में कितना बज रहा होगा, तो हम 5.5 घंटे तुरंत घटाएंगे, 5 घंटे घटाएंगे तो हो जाएगा 8 का 3, और 15 मिनट उधर और 15 मिनट इधर, यानी 2:45, 2:45 हो रहा है लंदन में। नहीं तो साहब आप कैसे तय करेंगे? मान लीजिए आपके प्रधानमंत्री लंदन गए, तो आप तो अपनी घड़ी के हिसाब से गए, सुबह उठे 10 बजे पहुंच गए, तो वहां तो उस समय अमेरिका बहुत पीछे है। मान लिया अमेरिका गए हैं तो 5:30 ये, और उधर जो है करीब 5:30, उधर 10 घंटे करीब अंतर हो जाता है, 9.5 घंटे का। तो अभी वो पहुंच गए और आप वो सो ही रहे राष्ट्रपति, तो आप कुछ तो कैसे करेंगे, कैसे आप सिस्टम बनाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा कि एक ही समय, मानक समय सब जगह रहे। तो एक आपने सिस्टम बनाया, नहीं चल सकता। अरे साहब, केवल रूस सबसे बड़ा देश जो दुनिया का है और एशिया का भी सबसे बड़ा देश है,
उसने अपने पूरे देश को 7 टाइम जोन में बांटा है। 7, एक देश का नहीं चल सकता। और आने वाले समय में भारत को भी 3 टाइम जोन में बांटा जा रहा है। अब भारत में 3 टाइम जोन होगा। चूंकि ये लगातार अरुणाचल वाले ये आवाज उठा रहे हैं कि आप स्कूल का समय रख देते हैं सुबह 8 बजे से, आपके यहाँ 8 तो 2 घंटे बाद होता है, हमारे यहाँ तो पता लगा सर्दी में 6 बजे हमारे हिसाब से सूर्योदय पहले हो जा रहा है। तो हम क्या करें? और पश्चिम वालों का अलग समस्या रात का। तो पूरे भारत को 3 टाइम जोन में बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जल्दी ही लागू हो जाएगी। जी भाई, आप सुबह 5 या 6 कब बजाते हैं? जब सूर्योदय होता है। और आपने मानक समय 82:30 बनाया है, उसके यहां तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, उसको दिक्कत होती है। इसलिए भारत को भी ये प्रस्तावित है 3 टाइम जोन में। जो भी आपने आधे रात पे किया है, 15 पे करीब किया, 14:30 पे किया है, अब 10-10 पर करेंगे। भारत का पूरा देशांतरी विस्तार करीब 29 डिग्री का है, 29.5 का। तो 10-10 में अब बांटेंगे आप 10। तो वो जो चल रहे हैं वो भारत के मानक समय से चल रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82:30 पर है। हर देश का मानक समय उस देश के मध्याह्न में एक काल्पनिक रूप से खींची गई रेखा है। जब वहां ठीक सूर्य लंबवत होगा तो वहां दिन का 12 बज जाएगा। अब दिन का 12 वो भी बजा लें, दिन का 12 वो भी बजा लें, भले उनके यहां दिन का 2 बज रहा, मतलब सूर्य की स्थिति 2 के आसपास हो गई है, लेकिन वो बजा ले 12, चूंकि आपकी एक स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी पर आपने बना रखा है। तो हम लोगों को असर नहीं पड़ता, चूंकि हम लोग बीचों बीच है लगभग यूपी वाले, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरुणाचल वासी को फर्क पड़ता है, गुजरात वाले को फर्क पड़ता है, क्योंकि मध्य से लिया गया तो उसके यहाँ काफी 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा तो गुजरात के कच्छ के 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। 2 घंटे का अंतर है पूरे टाइम जोन में, हमारे टाइम जोन में। तो दुनिया के लोग टाइम कैसे करेंगे? आप कैसे निश्चित करेंगे? हाँ 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 हाँ, कैसे तय करेंगे? सूर्यास्त हो गया, जब अरुणाचल में सूर्यास्त हुआ है तो आपके यहां सूर्यास्त उसके पहले 1 घंटे हो गया है, जबकि मुंबई वाले को 1 घंटे बाद होगा। स्थिति तो पृथ्वी जैसे से घूम रही है वैसे हो रहा है। एक लाइन इसमें और लिखे, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय ये 82.5 डिग्री, चाहे ई लिखिए चाहे पू लिखिए, जो मन करे। पू का मतलब पूर्व, ई का मतलब ईस्ट। 82.5 डिग्री पू है या पूर्व है, जो भी आपको लिखना हो, ईस्ट है। अब आपने अभी क्या कहा? 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है। तो जरा 82 पर देखें, अगर 82 डिग्री का अंतर होता तो 82 गुणे 4, ये 328 मिनट हो जाता। 4 दूनी 8, 4 8 32। लेकिन 82.5, 1 पर 4 तो आधे पर 2, तो ये हो जाएगा 330 मिनट। यानी लंदन का जो टाइम है उससे भारत का टाइम 330 मिनट आगे है। यही 330 मिनट होता है 5.5 घंटा। 5.5 घंटे, 5 घंटे का 300 और 30 मिनट और 60 पंचे 300। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है। यही कारण है, कॉमा दे करके, यही कारण है, यही कारण है कि लंदन के ग्रीनविच टाइम से, लंदन जानबूझ के डाल दे रहे हैं, वो लंदन बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, वो लंदन के ग्रीनविच टाइम से
लंदन के ग्रीनविच टाइम से भारत का मानक समय एक मिनट थोड़ा सा देख लें, एक मिनट थोड़ा सा, जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे तो आप बहुत चिंता मत करिएगा, जैसे लिखा रहेगा प्लस 5.5 घंटे, तो आप समझ जाइएगा कि आगे कह रहा है। हाँ, और अगर यही लिख देता माइनस 5.5 घंटे तो तुरंत समझ जाएगा पीछे है। हाँ, तो मतलब लिखा रहेगा भारत का मानक समय लंदन के समय से प्लस 5.5 घंटे, आपको लगे प्लस क्या चीज है, कुछ नहीं है, आगे है, बस यही बात लिख दीजिए। यही कारण है कि लंदन के ग्रीनविच टाइम से भारत का मानक समय प्लस 5.5 घंटा है या आगे है। फिर एक नोट लगा दीजिए, पूरब की ओर बढ़ने पर या पूरब की ओर जाने पर, पूर्व की ओर जाने पर समय प्लस में होता है, वही प्लस का चिन्ह बना दीजिए। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, तो घटने में वही निगेटिव का चिन्ह लगा दीजिए। पश्चिम की ओर जाने पर वही ऋण ऋण ये वाला चिन्ह लगा दीजिए, बस ऐसे, ऋण जाने पर घटता है मतलब ऋण होता है, घटेगा। जितना जो देश आपके पूरब में होगा उसके यहां वह बज चुका होगा जो अभी आपके यहां बज रहा है, जितने भी देश हैं। कभी आप ध्यान दीजिए, कभी ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था तो देखिए हमसे कितना आगे वो चल रहे थे। सबसे पहले अगर आप हैप्पी न्यू ईयर देखिएगा, अभी आने वाला है, इत्तेफाक से 1 महीने बाद आ जाएगा, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में हैप्पी न्यू ईयर, अभी हमारे यहां बज रहा होगा 6, 6:30 और आपके टीवी में दिख जाएगा 2026 का जश्न न्यूजीलैंड में शुरू। तो आपको लगे अरे अभी तो 6:30 हाँ, वो 180 डिग्री के आसपास है, लगभग 100 डिग्री हमसे आगे, तो 100 का मतलब 400 मिनट, तो 400 मिनट का मतलब हो गया 6, 6.25 घंटे। हाँ हाँ हाँ, तो देखेंगे उसी हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य सामने आ रहा है, सूर्योदय होता रहेगा। तो हमसे बहुत पहले क्राइस्ट चर्च में, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन वहां का राजधानी है, वहां पर न्यू ईयर हो जाएगा। अभी देखिएगा 1 महीने बाद वहां पे आपको शाम को ही दिखने लगे, इतने टाइम वहां हो चुका होगा न्यू ईयर, और हम 4-5 घंटे बाद, 5.5-6 घंटे बाद जा करके मना पाएंगे। और जो हमसे पीछे वाले हैं और पीछे रहेंगे, और पीछे उनका होगा। अमेरिका वाले, हम जब सुबह सो के उठेंगे तब वो मना रहे होंगे नया साल, उनके यहाँ 12 तब बजेगा। तो समय हमेशा आगे की तरफ पूरब की ओर बढ़ेगा, इस बात का ध्यान। एक चीज और लिख लीजिए, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अच्छा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आप बताए थे, देखिए लिखे नहीं, 111 किलोमीटर, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 1 मिनट कंसंट्रेट करिए, 1 मिनट बस, देखिएगा। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपने निश्चित कर दिया था 111 किलोमीटर, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं है। देख लीजिए,
ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होती है, जबकि देखिए ध्रुवों से जब आप भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं तो बढ़ रही है, और जब फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो घट रही है। देशांतर रेखाओं, पूछा हुआ सवाल है, देशांतर रेखाओं के बीच की, ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य है, जबकि बाकी जगह निश्चित नहीं है। केवल एक जगह निश्चित रहती है, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल भूमध्य रेखा पर, ऊपर नीचे हम नहीं बात कर रहे हैं। इसी बात को लिखना है, इसी बात को लिखना है। देशांतर क्या लिखे, दूरी केवल, निश्चित भी लिख लिए हैं, दूरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी केवल और केवल, देखिए केवल और केवल ध्रुवों पर, ध्रुवों पर तथा भूमध्य रेखा के सापेक्ष निश्चित है। बाकी अन्य जगहों पर निश्चित नहीं है। नहीं को अंडरलाइन कर दीजिएगा लाल कलम से, निश्चित नहीं है। और दो जगह जहां आप निश्चित किए वो भी लिख दीजिए। ध्रुवों पर, पहला तो ध्रुवों ही लिखिए ना, जहां निश्चित आपने लिखा, लेकिन दोनों लिख दीजिए। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर 0। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के, यही छोटे छोटे सवाल पूछता है वो। ध्रुवों पर, अब ध्रुवों में दोनों ध्रुव आ गए साहब। सर जी अगर वो हमसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव, तो चाहे उत्तरी ध्रुव पूछे दक्षिणी ध्रुव, हमने कह दिया ध्रुवों पर। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य है। मतलब कोई दूरी नहीं है, एक बिंदु से शुरू, दो ध्रुवों पर। और दूसरा पॉइंट आपने दो जगह निश्चित किया है, दूसरा आपने भूमध्य रेखा के सापेक्ष किया है, फिर वहां लिख दीजिए भूमध्य रेखा के सापेक्ष, जी ध्रुवों पर शून्य है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर यही है साहब, 111.32 किलोमीटर, 0.32 किलोमीटर। एकदम कंफ्यूज नहीं करना, अक्षांश रेखा आपने 111 किलोमीटर बताया था। हाँ, देशांतर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, 111.32, लेकिन केवल भूमध्य रेखा के सापेक्ष, बाकी कहीं की दूरी नहीं है। एक बार यह भी सवाल पूछा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, और लास्ट में डी में लिखा था निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है। जब तक ध्रुव वो न पूछे, जब तक भूमध्य रेखा के सापेक्ष न पूछे, निश्चित नहीं है। केवल दो जगह निश्चित है, जब तक वो प्रश्न में डालेंगे नहीं। एक बार पूछा ये भी ध्रुवों वाला भी, तो ठीक है 0 है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष तो 111.32 है, लेकिन अगर आप कुछ कह नहीं रहे हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं है, यही उत्तर लगाना है। अब एक लिखे कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में -23.5 डिग्री अक्षांश,
में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। फिर नीचे लिखें, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा वह अंतिम अक्षांश है जहां सूर्य लंबवत होता है। पृथ्वी हमारी 66.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य के सापेक्ष जो उसकी स्थिति बनती है, भूमध्य रेखा पर सदैव वह वर्ष भर लंबवत होती है उसकी किरणें, जबकि उत्तरी गोलार्ध में कर्क और दक्षिणी गोलार्ध में मकर वह अंतिम बिंदु होते हैं जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत हो पाती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जून में 21 जून को, और मकर रेखा पर, अभी मत लिखिए कल लिखा जाएगा, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत 22 दिसंबर को। यानी जब मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत होंगी तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा बड़ा दिन होगा वो, और जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा वह उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। इस समय ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गर्मी शुरू हो गई होगी, दक्षिणी गोलार्ध में है लोग, और हम लोग अब ठंडे होते जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, तो मकर के से फिर सूर्य लौटना, अपनी स्थिति बदलना शुरू करते हैं और धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होते हैं और यहाँ गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। और 21 जून को एकदम ठीक कर्क रेखा तक लंबवत होते हैं, सबसे बड़ा दिन होगा। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। जो उत्तरी गोलार्ध, एक सवाल यहां से पूछे हैं, हर बार पूछे हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन वर्ष में 2 ऐसी तारीख होती हैं जब दिन रात बराबर होते हैं, उसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। यानी वह कौन कौन सी डेट है? 23 मार्च और 21 जून तो। हाँ हाँ, कर्क रेखा हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है ना, सबसे लंबा दिन होगा, एकदम लंबा दिन। अब वहीं से दिन फिर घटना शुरू होता है और मकर संक्रांति के बाद दिन बढ़ना शुरू होगा। जब मकर तक एकदम चला जाता है फिर वहीं से लौटना शुरू करता है, उसको मकर संक्रांति कहते हैं, और इसको कर्क संक्रांति कहते हैं, जब कर्क से लौटना शुरू करता है। मकर संक्रांति के समय दक्षिणी गोलार्ध में खूब गर्मी रहेगी, सबसे बड़ा दिन। कर्क संक्रांति के समय सबसे बड़ा दिन